अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक फल उत्पादन के लिए अमरूद के बाग में जरूरी कार्य। मछली पालन के लिए तालाब प्रबंधन और बीज संचय। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अमरूद के बगीचे देखे जा सकते हैं, लेकिन इन बगीचों से गुणवत्ता युक्त अधिक फल उत्पादन लेने के लिए अमरूद के बागों में कुछ जरूरी कार्यों को करना होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप हस्त बहार में फल उत्पादन लेने के लिए इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK पांडे। अमरूद के बगीचे और अमरूद के बगीचे की देखभाल, उसका प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में अमरूद के बगीचे आमदनी का अच्छा स्रोत है। जैसे कि अमरूद के बगीचे में जो देखभाल है, अगर हम देखें कि दूसरे फलों की अपेक्षा कम होती है, लेकिन प्रबंधन अच्छा हो, देखभाल अच्छी हो तो आमदनी और साथ ही साथ उत्पादन बहुत अच्छा होता है। गुणवत्ता वाले फलों की कीमत बाजारों में अच्छी मिलती है। किसान भाइयों, अमरूद का फल वृक्षों की बागवानी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी बहुउपयोगिता और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए लोग इसे गरीबों का सेब भी कहते हैं। इसलिए अमरूद के पौधे की कटाई छटाई पर विशेष ध्यान दें, जिससे आने वाले समय में अमरूद के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। जैसे ही मई का महीना आएगा, किसान भाइयों को अमरूद के बगीचों में लगे पौधों की कटाई छटाई करनी है। कटाई छटाई का मतलब ये होता है कि जो शाखाएं अनियमित हो गई हैं, जो शाखाएं टूट गई हैं फलों के लदने से, तो कुल मिला के 25%, मतलब जो शाखाओं के ऊपर से हम लें तो 25 से 30 सेंटीमीटर के लगभग उसकी हम प्रूनिंग कहते हैं, कटाई छटाई हिंदी में बोलते हैं, वो कर देना आवश्यक है। उससे क्या होता है कि जो नई शाखाएं होती हैं उन्हीं में फूल आते हैं और उन्हीं में फल लगते हैं। और जो शाखाएं टूट गई उन्हें काट के निकाल दें। जो शाखाएं पौधे के जो एक घेरे से बाहर हैं उनको काट छाट दें। और कटाई छटाई के बाद एक कोई सा भी फफूंदनाशक का छिड़काव अवश्य कर दें। तो जो कटे हुए भाग हैं उन पर ज़रूर छिड़काव करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से कटाई छटाई कर दें और मिट्टी को गर्मी के समय में निदाई गुड़ाई करके छोड़ दें। उस समय पानी नहीं देना है किसान भाइयों को। तब देखेंगे किसान भाई की पत्तियां गिर चुकी होंगी, पौधे पर किसी भी तरह की पत्तियां नहीं होंगी। और जैसे ही फिर बारिश की शुरुआत होगी तो पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी और उसके पश्चात फिर जो उर्वरक पोषक तत्वों की मात्रा है वो उसकी पूर्ति किसान भाई करेंगे। तो आने वाली जो फसल है वो काफी अच्छा लाभ देके जाएगी, उत्पादन अच्छा होगा। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से मृग बहार में गुणवत्ता युक्त अधिक फलन लेना है तो इस समय बागीचे में बहार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय किए गए इस कार्य से सर्दी के मौसम में पुष्पन और फलन अधिक होता है और उत्पादन बढ़ने से किसानों को होने वाले मुनाफे में इजाफा होता है। अब यहाँ पर कहना बड़ा आवश्यक है कि हमारे किसान भाई बारिश की फसल ले लेते हैं। यह देखने में आया है कि बरसात की फसल में उत्पादन बहुत अच्छा होता है, बहुत फल आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें फल छेदक कीट आता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि फलों में किसी भी तरह की सुगंध और स्वाद नहीं होता है। लेकिन किसान भाई लालच में इस फसल को लेना चाहते हैं तो मैं किसान भाइयों को अनुरोध करूंगा, सलाह देना चाहूँगा कि इस सीजन की फसल हमको नहीं लेनी है। इसीलिए हम किसान भाई जैसे ही अगर फूल आ भी गए, किन्हीं कारणों से कटाई छटाई से चूक गए हम और पानी अभी हमने लगा दिया, फसल जैसे ही ख़त्म हो जाएगी
कुछ फिर हमने अगर वहाँ पे पानी चला गया, शीत आ गई, तो फिर से उसमें शाखाएं आएंगी, नई पत्तियाँ और फूल आ जाएंगे और फिर बारिशकालीन हमें फसल मिलने लगेगी। उससे हमारा बाजार में मूल्य नहीं मिलता, फल गुणवत्तापूर्ण नहीं होते और कीट का नियंत्रण बारिश के कारण बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये फसल हमको किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूँगा कि वो ना लें। इसके लिए अगर फूल आ गए हैं तो 8 से 10% यूरिया का घोल बनाएं। 1 लीटर पानी में 8 से 10% के हिसाब से यूरिया को घोल लें और उसका छिड़काव कर दें तो सारे के सारे फूल गिर जाएंगे और पोषक तत्व बचे रहेंगे, जिससे कि ठंड की मुख्य फसल किसान भाई जब लेंगे उत्पादन भी अच्छा होगा और गुणवत्तापूर्ण फल भी प्राप्त होगा। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फल उद्यान से अधिक लाभ लेने के लिए उसे कीट और रोगों के प्रकोप से बचाना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अमरूद के बाग को नुकसान पहुंचाने वाले छाल भक्षक कीट की पहचान करके नियंत्रण जरूर करें। अब किसान भाइयों को और महत्वपूर्ण बता दूं कि गर्मी के समय में एक तना छेदक कीट आता है, वो जिसको बार्क ईटिंग कैटरपिलर एंड स्टेम बोरर भी बोलते हैं। वो बार्क मतलब छाल को खाता है, तने की शाखाओं की, और तने में प्रवेश कर जाता है और अगर उसको नियंत्रित नहीं किया गया तो वो तने के बीच वाले भाग को खा के खोखला करता, पूरा पौधा सूख जाता है, या शाखाओं में प्रकोप है तो शाखाएं सूख जाएंगी। इसको पहचानने के लिए आप देखेंगे कि जालानुमा संरचना बन जाती है तनों पर। जब उसको हटाएंगे तो देखेंगे कि वो एक छेद मिलेगा, उस छेद के अंदर वो प्रवेश कर चुका होता है। उसके नियंत्रण के आप देखेंगे एक हल्की सी गुलाबी रंग की इल्ली अंदर होती है। उसके नियंत्रण के लिए उस छेद को पहले आप ढूंढ लें, छेद में मिट्टी तेल या पेट्रोल 2 से 4 बूंद अंदर डाल दें और ऊपर से गीली मिट्टी लगा दें। तो उससे क्या होगा कि वो कीट अंदर मर जाएगा। अगर वो दवा नहीं है तो साइपरमेथ्रिन नामक दवा को घोल लें 2 से 4 ml प्रति लीटर की मात्रा, और उसको सिरिंज से या आपकी जो आती हैं पिचकारी से उसको छेद में लगा के उसमें भर दें और ऊपर से मिट्टी को लगा दें, ताकि अंदर जो कीट है वो फिर मर जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सारा की सारा प्रबंधन, चाहे पोषक तत्वों का हो चाहे कवकनाशी का हो, इनका सारा प्रयोग करके हम विल्ट की बीमारी को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत में रखा डिनर, 22 जून को होगा आयोजन। राजस्थान में कुर्सी बचाने का चल रहा है खेल। आबू रोड में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर नहीं है भरोसा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में मुख्य मुकाबला। 13 मई को आएंगे नतीजे। केरला स्टोरी पर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बैन। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी मामले में 12 मई को करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता ने आर्थिक नुकसान का दिया है हवाला। पाकिस्तान के पेशावर में इमरान समर्थकों पर सुरक्षा बलों की अंधाधुंध फायरिंग। 47 लोगों की मौत। पाकिस्तान में किसी भी वक्त हो सकता है आपातकाल का ऐलान। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जो किसान मछली पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं,
उनके लिए तालाब तैयार करने का यह सही समय है, क्योंकि तालाब का प्रबंधन सही होगा तभी आगे चलकर इन तालाबों से अधिक मछलियों का उत्पादन ले पाएंगे। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। सर्वप्रथम जो हमने फील किया है कि जब भी हम नए तालाब के निर्माण में जाते हैं तो आपको पता है कि जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर मिट्टी जो होती है वही उपजाऊ होती है, और किसान बंधु क्या करते हैं शुरू में जेसीबी हो या ट्रैक्टर की मदद से या खुदाई से पूरी मिट्टी को हटा देते हैं। हमें इसको नहीं करना है। सर्वप्रथम जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी है, 2 बित्त जिसको हम बोलते हैं, उस मिट्टी को खुरच करके एक जगह साइड में रख लें और उसको ढक के रख दें, छाया में या किसी कपड़े से या किसी बोरे से ढक के रख दें। अब आप तालाब निर्माण करना चाहते हैं, तालाब जो निर्माण करना है आप उसमें क्या संचय करना चाहते हैं इस पे भी। अगर आप सबसे छोटी मछली करना चाहते हैं तो उसके लिए तालाब की गहराई अलग है, और जो उससे बड़ी मछली करना चाहते हैं, फिंगर इस अंगुली का करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। और आप ईयरलिंग करना चाहते हैं, जैसे बाज़ार में जो मछली उपलब्ध रहती है 1 केजी की, 1.25 केजी, 2 केजी की या उससे ऊपर, उसके लिए तालाब निर्माण के लिए अलग अलग गहराई है। सर्वप्रथम जो सबसे छोटी मछली है, जो फ्राई बोलते हैं हम जिसको, स्पाउन है, उसके लिए हमें तालाब का जो गहराई है वो मात्र 1 मीटर रखना है। और जैसे हम अंगुली का साइज पे आते हैं, इतनी बड़ी साइज जो अंगुली है, अंगुली का है, उसके लिए हमें जो तालाब की गहराई है वो 1.5 मीटर कर देना है, 5 फीट। और जो बड़ी मछली है उसके लिए हमें गहराई जो है 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर पानी रखने की आवश्यकता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, चाहे कोई भी तालाब हो, हमें जितना पानी रखना है उससे 1 या 2 फीट जो है ऊंचा उसका हमें बंद बनाना है। तो किसी भी तालाब के निर्माण के लिए, चाहे नर्सरी तालाब हो या इसी के लिए, सर्वप्रथम जो आपने जो मिट्टी हटाई थी, जो 15 सेंटीमीटर के जो आपने रखी थी मिट्टी, उस मिट्टी को आपने ढक के रख दिया। उसके बाद आप जो उचित गहराई है, ये जो मिट्टी थी इसको आप उस पर बिछा दें। जो आपके पास पहले जो मिट्टी आपने ऊपर की रखी थी इसको उस पर बिछा दें। तालाब निर्माण का सही समय गर्मी का महीना होता है। तालाब निर्माण के बाद पानी का सामान्य पीएच बनाए रखने और तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है। पीएच सामान्यतः जो हमारा होना चाहिए 7 से 9 के बीच होना चाहिए। अगर कुछ कमी आपको लगती है तो थोड़ा सा जो है उसमें आप जो कली चूना है, पहली बार अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे नए तालाब में तो आप पत्थर चूना का व्यवहार करें। पाउडर वाला चूना जो है वो हमेशा पानी में डालते हैं, और जो पत्थर वाला चूना है, जिसको पत्थर चूना भी हम लोग बोलते हैं, वो सस्ता भी होता है, उसको आप उसमें मिला देंगे। आप पीएच के मान के उपरांत है कि पीएच का मान कितना है, उसी के अनुसार आप उसको यूज करेंगे। तो अगर पीएच मान आपका 6.5 है तो आपको प्रति हेक्टेयर 200 से 300 केजी चूना का व्यवहार करना है। चूना डालने के उपरांत और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कोई भी उर्वरक या कोई भी जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं या गोबर का, तो उसमें तालाब निर्माण में 15 दिनों का अंतराल देना बहुत अच्छा माना जाता है। तो सर्वप्रथम आपने चूना डाल दिया 1 एकड़। सबसे प्रथम हम गोबर जो है, जो हमारे जो किसान बंधु हैं, वो गोबर जो है आप यूज कर सकते हैं 1000 केजी। प्रथम जो आपका माह है उसमें 1000 केजी गोबर आप प्रति एकड़ के हिसाब से व्यवहार कर दें। 1000 नहीं तो 500 से 700 भी उपयुक्त रहता है। तो उससे क्या होता है, जंतु प्लवक और प्राणी प्लवक की मात्रा उसमें बढ़ती है। फिर जो यूरिया जो है प्रति एकड़ हमको मात्र 30 किलो देना है, और उसका अंतराल फिर हमें, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 केजी जो है प्रति एकड़, ये हमें व्यवहार करना है। लेकिन ये खुराक जो है 1 मंथ में देंगे, फिर अगले मंथ में 1000 केजी गोबर, फिर वही 30 किलो या 20 किलो जो यूरिया देना चाहते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 केजी के प्रति एकड़ के हिसाब से ये व्यवहार करना है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं और 7 से 10 दिन बाद अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है। उसके बाद 1 माह के अंतराल पर गोबर, चूना और उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं, और ठंड के मौसम में इनका प्रयोग बंद कर दिया जाता है। ये तो हुई पोषक तत्वों और चूना प्रयोग करने की बात। अब यह समय तालाब में मछलियों का बीज डालने का है, जिसमें सावधानियां बहुत जरूरी होती है। और मछलियों का जो संचयन करेंगे नए तालाब में, वो आप सुबह या शाम को करेंगे जिस वक्त टेम्परेचर सामान्य रहता है।
और जो जिस पॉलीथीन बैग में आप मछलियों को बाहर से लाते हैं उस पॉलीथीन बैग में ही बंद में ही आधे घंटे तक तालाब के पानी के ऊपर उसको रख देंगे, ताकि जो उसका टेम्परेचर है जहाँ से आप लेके आए हैं और जो आपके तालाब का टेम्परेचर है वो एक समान हो जाए। उसके बाद आप उसका मुंह खोल के उसको धीरे से संचित कर देंगे। और अब आती है खुराक प्रबंधन की बात। सबसे छोटी मछलियों को हमें सबसे ज़्यादा खुराक देने की आवश्यकता होती है। आप उसका एक वजन ले लेंगे और उस वजन से 6 से 8 गुना पाउडर फॉर्म के रूप में मछलियों को 15 से 20 दिनों तक खिलाएंगे। फिर उसके बाद 3 से 4%, और जब मछलियाँ 2 से 3 महीने की हो जाए उसके बाद आप 2 से 3% आहार प्रबंधन पर ले आएंगे। इसके लिए आप चावल की खल्ली और जो चावल का भूसा और जो सरसों की खल्ली है 1:1 के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। और साथ ही आप कुछ मिनरल मिक्स जो है बाजार में, जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, विटामिन मिनरल मिक्स, वो भी 1% और 0.5% से 1% लवण भी व्यवहार कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वागत में रखा डिनर। 22 जून को होगा आयोजन। राजस्थान में कुर्सी बचाने का चल रहा है खेल। आबू रोड में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर नहीं है भरोसा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस में मुख्य मुकाबला। 13 मई को आएंगे नतीजे। केरला स्टोरी पर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बैन। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी मामले में 12 मई को करेगा सुनवाई। याचिकाकर्ता ने आर्थिक नुकसान का दिया है हवाला। पाकिस्तान के पेशावर में इमरान समर्थकों पर सुरक्षा बलों की अंधाधुंध फायरिंग। 47 लोगों की मौत। पाकिस्तान में किसी भी वक्त हो सकता है आपातकाल का ऐलान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में अधिकांश स्थानों पर हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा विभिन्न दिशाओं से चलने की संभावना है। इसकी गति लगभग 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन धान दूध भरने की अवस्था में है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन तिल की फसल पुष्पन और फली बनने की अवस्था में है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। मूंगफली की फसल पककर तैयार हो जाने पर खुदाई करें। जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई तक आ गई हो, उन खेतों में निराई गुड़ाई करने के उपरांत नाइट्रोजन की शेष मात्रा का आधा हिस्सा डालकर मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई करें। खरीफ फसलों की बोनी से पूर्व खेतों में लगने वाले कृषि यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था कर आवश्यक मरम्मत कर लेवें। खेत की गहरी जुताई करें और पॉलीथीन से ढक दें, जिससे मृदा जनित खरपतवार, बीमारी एवं कीटों के अंडे नष्ट हो जाएं। लता वाली सब्जियों में जल एवं उर्वरक की सही मात्रा अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कीट के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू की फसल में
जल मांग अधिक होती है, अतः प्रतिदिन सिंचाई करें। बेर की टॉप वर्किंग का यह सही समय है, अतः अति शीघ्र टॉप वर्किंग करें। उद्यान की फसल मुख्यतः फल उद्यान लगाने के इच्छुक किसान भाई गड्ढे 1x1 मीटर का तैयार कर उपचार के लिए खुले रखकर धूप दिखाएं। साथ ही फल वृक्षों के किस्मों का चयन कर पौधे लगाने की व्यवस्था करें। पौधे लगाने का कार्य बरसात के मौसम में ही करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करवाएं। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ एवं ताजा पानी दें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुर्ग के मुकेश पाल ने। आपने भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आमतौर पर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य करने के साथ पशुपालन भी करते हैं, जो कि उनके लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है। हालांकि अधिकांश किसान गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का पालन करते हैं, जिनके पालन से वे अच्छी आय भी कमाते हैं। इस पशुपालन में भेड़ पालन किसानों के लिए एक अच्छी आय का जरिया साबित हो रहा है। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। आज हम बात करते जा रहे हैं भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस नस्ल के पालन से किसानों को अच्छी क्वालिटी की ऊन और मांस तो मिलता ही है। इसके अलावा इस नस्ल की भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इन्हें सब खूबियों को देखते हुए हमारे राज्य के किसान सर्वाधिक रूप से मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों का पालन करते हैं। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की भेड़ों की पहचान के लक्षणों की बात है, तो इस नस्ल की भेड़ों का मुंह काला होता है, गर्दन के बाद का भाग सफेद होता है, कान छोटे और मुड़े होते हैं, इसकी टांगे लंबी होती है लेकिन पूंछ छोटी होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों के आधार पर इस नस्ल की भेड़ों की पहचान करके पालन कर सकते हैं। जहां तक इसके आहार प्रबंधन की बात है, तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा बबूल, खिजड़ी की लूम, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। किसान भाइयों, भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना जरूरी होता है, जिसको किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ों को खिला सकते हैं, जिससे इनके आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने के लिए जरूरी अव्यय इस प्रकार से हैं: मूंगफली की खली
15 किलोग्राम, गेहूं या धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ, ग्वार, बाजरा, अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भेड़ को कौन सा आहार कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। तो इसके लिए भेड़ को प्रतिदिन प्रति पशु सूखा चारा 1 किलोग्राम, हरा चारा 1 किलोग्राम, दाना बाट 200 ग्राम, खनिज लवण 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम खिलाना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपके पास चराई की अच्छी व्यवस्था है तो अपने भेड़ों की चराई करवाएं, जिससे आपको भेड़ों को ज्यादा दाना बाट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इनके आहार पर आने वाले कुल खर्चे में भी कमी आएगी। इस तरह किसान भाइयों, आप इस नस्ल की भेड़ों की देखरेख और उनका प्रबंधन सही तरीके से करते हो तो आपको प्रति भेड़ प्रति वर्ष उनका उत्पादन 1.5 से 2.5 किलोग्राम मिलेगा। इस नस्ल की भेड़ों के उनका उपयोग गलीचा और कारपेट बनाने में काम आती है, जिस कारण किसानों को इसके ऊन का अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर टोंक में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की मारवाड़ी नस्ल को पालना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।